हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2012 में आई मूवी द वुमेन इन द ब्लैक को। इस मूवी में लीड रोल में थे हमारे हैरी पॉटर भैया यानी कि डेनियल रेडक्लिफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर में 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि खेल रही होती हैं। अचानक से उन्हें उस कमरे में कुछ दिखाई देता है और वो तीनों लड़कियां उस कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। यहाँ हमें एक काला साया दिखाई देता है। इसके बाद कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर आर्थर किप्स को दिखाया जाता है। उस समय उसकी पत्नी की डिलीवरी चल रही होती है और उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते ही दम तोड़ देती है। इसके बाद कहानी दोबारा 4 साल आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर, जो कि एक लॉ फर्म में काम करता था, उसे दूसरे गांव के एक घर जिसका नाम एलमार्स था उसे बेचने का काम दिया जाता है। यदि उसने यह काम पूरा ना किया तो यह उसका आखिरी काम साबित हो सकता था और उसे नौकरी से निकाला जा सकता था। इसलिए वो उस केस के बारे में अच्छे से समझता है और फिर अगले दिन उस केस के सिलसिले में दूसरे गांव जाने के लिए निकलता है। जाने से पहले वो अपने 4 साल के बेटे को उसकी नैनी के पास छोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बेटा और नैनी 3 दिन बाद यानी फ्राइडे को उससे मिलने वहाँ आएंगे। इसके बाद वो जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है और उसकी नींद लग जाती है। जब वो उठता है तो उसके सामने एक अमीर आदमी बैठा होता है जिसका नाम सैमुअल डेली था। वो भी उसी गांव में रहता था जहां आर्थर जा रहा था। जब उसे यह पता चलता है कि आर्थर यहाँ एलमार्स घर को बेचने के लिए आया है तो वो आर्थर को बताता है कि वह घर कभी नहीं बिकेगा, वहाँ उसे उस घर का कोई खरीदार नहीं मिलेगा। यह सुनकर आर्थर हैरान था पर वो उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद मिस्टर डेली आर्थर को अपनी कार में उसके होटल तक लिफ्ट देते हैं और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। आर्थर होटल पहुंचकर वहां के ओनर बोलता है, यहाँ मेरे नाम से एक रूम बुक है, तो ओनर साफ मना कर देता है। आर्थर उसे दोबारा चेक करने के लिए बोलता है तो ओनर कहता है कि यहाँ ना तो आपके नाम से रूम बुक है और ना ही कोई रूम खाली है, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। तभी वहाँ ओनर की वाइफ आ जाती है। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब था और रात भी हो गई थी, इसलिए वो अपने पति को मना लेती है और आर्थर को ठहरने के लिए एक पुराना रूम दे देती है। ये वही रूम था जिसकी खिड़की से कूदकर उन 3 बच्चियों ने अपनी जान दी थी। यहाँ एक फैमिली फ़ोटो रखी होती है जिससे हमें पता चलता है कि वो तीनों बच्चियाँ इस होटल के ओनर की बेटियाँ थीं। अगली सुबह आर्थर मिस्टर जीरोम से मिलने जाता है। जीरोम वह व्यक्ति है जो अब तक एलमार्स हाउस की देखभाल कर रहा था। जीरोम आर्थर से कहता है कि आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी चाहिए क्योंकि मैं जल्द ही इसके पेपर्स लंदन भेजवाने वाला था। इसके बाद वो आर्थर को कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि लंदन जाने वाली ट्रेन कुछ ही देर में स्टेशन पर आ जाएगी और तुम्हें वहाँ तक मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। आर्थर कुछ समझ पाता इससे पहले ही जीरोम उसे घर से बाहर निकाल देता है। आर्थर यह महसूस करता है कि यहाँ के लोग उसके आने से खुश नहीं हैं और उसके साथ कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर आर्थर यह ठान लेता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ आया है उसे पूरा करके ही यहाँ से जाएगा। इसलिए वो ड्राइवर को कुछ रुपयों का लालच देकर एलमार्स चलने के लिए बोलता है। एलमार्स उस गांव से दूर नदी के बीचों बीच एक टापू पर था। यह दिखने में एकदम डरावना था। इसके आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। आर्थर वहां पहुंचकर ड्राइवर से 3 बजे उसे वापस लेने आने के लिए बोलता है, पर उसे कुछ काम होता है इसलिए वह 5 बजे आने का कहता है। फिर वह वहां से चला जाता है। आर्थर घर के अंदर जाता है और उस घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, पर जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ भी कोई नहीं होता है। तभी उसे उस कमरे की खिड़की से नीचे कब्रिस्तान में काला लिबास पहने एक औरत दिखाई देती है। पर जब वो उस कब्रिस्तान में जाता है तो वो औरत वहाँ नहीं होती। उस वक्त वहाँ काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है इसलिए आर्थर को कुछ दिखाई नहीं देता। वह जैसे ही मुड़ता है उसके सामने ड्राइवर होता है जो कि उसे गांव में वापस ले जाने के लिए आया था। गांव में आने के बाद आर्थर एक कांस्टेबल को उस औरत के बारे में बताता है, पर कांस्टेबल
उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और अंदर चला जाता है। तभी वहाँ दो बच्चे उन्हीं की एज की एक लड़की को लेकर आते हैं। इसका नाम विक्टोरिया था। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। दोनों बच्चे बताते हैं कि इसने शायद कुछ खा लिया है जिससे इसकी ये हालत हुई है। ऑर्थर कांस्टेबल को काफ़ी आवाज़ देता है पर वह बाहर नहीं आता और विक्टोरिया ऑर्थर के हाथों में दम तोड़ देती है। ऑर्थर इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर मिस्टर डेली के घर डिनर के लिए जाता है। मिस्टर डेली उसे बताते हैं कि उसके बेटे की मौत 4 साल की उम्र में हो गई थी, इसलिए उसकी पत्नी मानसिक तौर पर बीमार है और कभी कभी उसे दौरे भी पड़ते हैं। इस दौरान वो कहती है कि उनका बेटा उनसे किसी सुपरनेचुरल तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। तभी मिस्टर डेली की पत्नी को दोबारा दौरे पड़ने लगते हैं और वो चाकू से टेबल पर कुछ ड्रॉ कर देती है। मिस्टर डेली उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और जब ऑर्थर टेबल पर उस पिक्चर को देखता है तो ऐसा आभास होता है कि कोई औरत फांसी लगाकर आत्महत्या कर रही हो। अगले दिन ऑर्थर फिर से उस आदमी से मिलने जाता है जो एल्मार्स हाउस की देखभाल कर रहा था, पर वह उस समय घर पर नहीं होता है। ऑर्थर को उस घर के बेसमेंट में एक बच्ची दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है तो वो बच्ची उससे बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ऑर्थर बाहर आकर मिस्टर डेली की कार में बैठ जाता है, पर जैसे ही वो जाने लगते हैं कुछ लोग आकर रास्ता रोक लेते हैं। इनमें से एक वो छोटी बच्ची जिसने ऑर्थर के हाथों में दम तोड़ा था उसके पिता थे और वो उसकी मौत का जिम्मेदार ऑर्थर को ही ठहरा रहे थे, क्योंकि उसने ही काले लिबास वाली औरत को देखा था और उसके बाद ही उस बच्ची की मौत हुई थी। सभी उसे लंदन वापस जाने के लिए बोलते हैं, पर मिस्टर डेली किसी तरह से ऑर्थर को उन लोगों से बचाते हुए एल्मार्स पहुंचा देते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें रात 11 बजे वापस लेने आऊँगा। तब ऑर्थर बोलता है कि मैं आज सारी रात यही काम करूंगा। तब मिस्टर डेली अपने कुत्ते को ऑर्थर के पास कंपनी देने के लिए छोड़ देते हैं। ऑर्थर घर के अंदर जाता है, तब तक रात भी हो गई थी, इसलिए वो पूरे घर में कैंडल्स जला देता है। इसके बाद उसे एक बेड के नीचे से एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे बर्थडे कार्ड्स और लेटर्स होते हैं। ये सभी लेटर्स इस घर की मालकिन एलिस और उसके बेटे को लिखे गए थे। लेटर्स लिखने वाले का नाम जेनेट था और ये एलिस की बहन थी। सभी लेटर्स पढ़ने के बाद ऑर्थर को पता चलता है कि एलिस की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने जेनेट को मेंटली डिस्टर्ब बताकर उसके बच्चे को गोद ले लिया था और वो उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं देती थी। उस बच्चे का नाम नेथियल था। एक दिन वो खेलते समय दलदल में गिर जाता है और एलिस उसे बचाने की भी कोशिश नहीं करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जेनेट अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार एलिस को मानती थी और एक दिन जेनेट भी उसी घर के पार्क में फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। लेटर्स पढ़ते पढ़ते ऑर्थर की नींद लग जाती है। तभी उसे एकदम अचानक से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। वह देखता है कि कुत्ता बाहर की तरफ भौंक रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। तभी उसे काफ़ी सारे बच्चों की आत्माएं दिखाई देती है। ये सब वही बच्चे थे जिनकी गाँव में एक एक करके मौत हुई थी। ऑर्थर उन्हें देखकर काफ़ी डर जाता है और उस घर के सेकेंड फ्लोर पर एक कमरे में जाता है, पर उस कमरे का डोर लॉक होता है। वह किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा था। ऑर्थर उस लॉक को तोड़ने के लिए नीचे जाकर एक कुल्हाड़ी लाता है, पर जब वो वापस जाकर देखता है तो वो दरवाज़ा खुला होता है और एक कुर्सी हिल रही होती है, पर उस कुर्सी पर कोई नहीं था। तभी एकदम अचानक से काले पोशाक वाली औरत प्रकट होती है और ऑर्थर के सामने फांसी लगा लेती है। ऑर्थर यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से बाहर भागता है। वो बाहर जाने के लिए जैसे ही गेट खोलता है उसके सामने मिस्टर डेली होते हैं। वो उसे वापस लेने के लिए आए थे। इस भागम भाग में कब सुबह हो जाती है ऑर्थर को कुछ पता ही नहीं चलता। मिस्टर डेली जब उसे लेकर अपने घर आ रहे होते हैं तो ऑर्थर देखता है कि जेरोम का घर जल रहा होता है। वो बेसमेंट में जेरोम की बेटी को बचाने के लिए जाता है तो उसे वहाँ वही काले पोशाक वाली औरत दिखाई देती है। उसने उस बच्ची को अपने वश में कर लिया था, जिससे वो बच्ची खुद के शरीर पर आग लगा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। ऑर्थर ये देखकर चौंक जाता है
और कार में वापस आकर बैठ जाता है। फिर मिस्टर डेली उसे अपने घर ले आते हैं। यहाँ उसे मिस्टर डेली की पत्नी से पता चलता है कि उनके बेटे की मौत पानी में डूबने से हुई थी। तभी फिर से मिस्टर डेली की पत्नी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो फिर से एक ड्राइंग बनाती हैं जिसमें 2 व्यक्ति और एक ट्रेन होती है। इसमें से एक छोटा बच्चा होता है और यह देखकर ऑर्थर समझ जाता है कि यह उसके बारे में है, क्योंकि फ्राइडे को उसका बेटा और नैनी यहाँ आने वाली थी। और वो ये भी समझ जाता है कि वो काले पोशाक वाली औरत कोई और नहीं बल्कि जेनिट है और वही गांव के सभी बच्चों को जान से मार रही है। और वो ऐसा अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए कर रही है। उसने जो दुख और तकलीफ सही है वही दुख और तकलीफ दूसरों को देना चाहती है। आर्थर यह सब बात मिस्टर डेली को बताता है और उनसे कहता है कि यदि हम जेनिट के बच्चे की बॉडी को जेनिट से मिला दें तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और वो बच्चों को मारना छोड़ दे। यह सुनकर मिस्टर डेली कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके बच्चे की बॉडी आज तक किसी को भी नहीं मिली। तब आर्थर बोलता है कि हम उसकी बॉडी को उस दलदल में ढूंढेंगे जहां उसकी मौत हुई थी। मिस्टर डेली इसके लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो दोनों एल्मार्स आ जाते हैं। आर्थर नेथियल को ढूंढने के लिए रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में बांधता है और दूसरा सिरा मिस्टर डेली की कार में बांध देता है और फिर दलदल में कूद जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे आखिरकार नेथियल की डेड बॉडी मिल जाती है और वो उसे लेकर बाहर आता है। फिर उस लाश को साफ करके एक सफेद चादर में लपेटकर एल्मार्स हाउस के उसी कमरे में रख देता है जिसमें उसे जेनेट दिखी थी। आर्थर नेथियल की लाश के चारों ओर वो सारे लेटर्स और बर्थडे कार्ड्स फैला देता है जो जेनेट ने उसे लिखे थे और फिर उसके आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर डेली को नीचे अपने बेटे की आत्मा दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे एक कमरे में चले जाते हैं। वो जैसे ही उस कमरे में पहुंचते हैं वैसे ही उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। वो काफी डर जाते हैं और आर्थर को आवाज देते हैं, पर उस तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती है। इधर आर्थर काफी देर से जेनेट की आत्मा का इंतजार कर रहा होता है पर वो नहीं आती। तभी वो देखता है कि गैलरी में जल रही कैंडल्स एक एक कर बुझने लगती है। आर्थर समझ जाता है कि जेनेट आ रही है और वो एकदम अचानक से आर्थर पर हमला कर देती है। आर्थर डर कर नीचे गिर जाता है। जेनेट नेथियल की बॉडी को देखकर रुक जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर डेली के कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वो आर्थर के पास पहुँच जाते हैं। आर्थर उनको बताता है कि अब सब ठीक है, जेनेट की आत्मा अपने बेटे से मिलकर वापस चली गई है। उन्हें ऐसा लगता था कि जेनेट की आत्मा अब दोबारा वापस नहीं आएगी, इसलिए वो दोनों नेथियल की बॉडी को जेनेट की बॉडी के साथ उसकी कब्र में दफन कर देते हैं। इसके बाद आर्थर मिस्टर डेली के साथ रेलवे स्टेशन आ जाता है अपने बेटे और नैनी को रिसीव करने। वो नैनी से बोलता है कि अब हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, तुम जाकर 3 टिकट ले आओ, हम अगली ही ट्रेन से वापस लंदन चले जाएंगे। नैनी टिकट लेने के लिए चली जाती है और आर्थर अपने बेटे का परिचय मिस्टर डेली से करवाता है। फिर वो उनसे कुछ बातें करने लगता है और उन्हें उसकी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। उसका अपने बेटे पर से ध्यान हट जाता है। उसके बेटे के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल जाते हैं और वो ट्रेन की पटरी की तरफ चला जाता है। और जब आर्थर का ध्यान वापस अपने बेटे पर जाता है तो सामने से ट्रेन आ रही होती है। वह जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है पर ट्रेन उन दोनों के ऊपर से गुजर जाती है। मिस्टर डेली को ट्रेन में गांव में मरे बच्चों के साथ जेनेट की भी आत्मा दिखाई देती है। यह देखकर वो शॉक्ड रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब आर्थर की आंख खुलती है तो उसके सामने उसकी पत्नी होती है। वो उसे देखकर काफी खुश होता है और वो ये समझ जाता है कि उसकी और उसके बेटे की मौत हो चुकी है और ये उनकी आत्माएं हैं। फिर वो उसके साथ चला जाता है और यहीं यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी को देखकर हमें यह पता चलता है कि जेनेट जिसे अपने बच्चे से दूर कर दिया गया था वो अपने बच्चे के गम में फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। आर्थर और मिस्टर डेली उसके बेटे की बॉडी को जेनेट के साथ उसकी कब्र में यह सोचकर दफन कर देते हैं कि इससे जेनेट की आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो ये सब करना बंद कर देगी और यहाँ से वापस चली जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है, वह दोबारा वापस आ जाती है क्योंकि वो जीते जी तो अपने बेटे से मिल नहीं सकी, अब मरने के बाद मिलने से क्या फायदा। और वो वापस आते ही आर्थर और उसके बेटे को अपना शिकार बनाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर
ज़रूर करें। हम जल्द ही इस मूवी के सेकेंड पार्ट को भी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।